नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जुमे की नमाज के बीच पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर पहुंचे मुस्लिम लीग सांसद को पुलिस ने लौटाया। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लद्दाख में चीन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा देश के साथ विश्वासघात कर रही सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वोटिंग से पहले बदला माहौल, बसपा और बीजेपी को झटका, सुभाष चंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, राजस्थान से बड़ी खबर। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रिजेक्शन काफ़ी नहीं, यूएस को फ़र्क बताने की ज़रूरत, मोदी सरकार को बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत, यूजर्स भी करने लगे सपोर्ट। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लाख टके का सवाल, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति, सोशल मीडिया पर छाए ये नाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जुमे की नमाज के बीच पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट। कानपुर पहुंचे मुस्लिम लीग सांसद को पुलिस ने लौटाया। जी हां दोस्तों, कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की पहली नमाज है और इसके मद्देनज़र पूरे प्रदेश में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कानपुर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसके लागू होने के बाद एक साथ 5 या इससे अधिक लोगों की भीड़ जुटने की अनुमति नहीं है और इसी तरह से अनुमति के बगैर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही संवेदनशील इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने भी इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और इस माहौल में कानपुर क्षेत्र का मुआयना करने आए मुस्लिम लीग सांसद बशीर को प्रशासन ने वापस लौटा दिया। दिल्ली से कानपुर ट्रेन से पहुंचे बशीर सर्किट हाउस में रुके हुए थे और पुलिस ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिदों के आसपास सुरक्षा सख्त की जाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में चीन के निर्माण को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा देश के साथ विश्वासघात कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चीन भविष्य में कार्रवाई करने के लिए नींव बना रहा है और इसकी अनदेखी कर सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले अमेरिका के जनरल ने लद्दाख सीमा पर चल रही चीनी निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फ्लिन ने लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को इसे चीन का अस्थिर करने का प्रयास और संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार बताया था। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य किए जाने पर बात कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी जनरल ने कहा कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो चिंताजनक है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगी है और उन्होंने कहा कि चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा था कि चीन लगातार अंदर की ओर सड़क बनाना बढ़ाता जा रहा है और ये अस्थिर करने वाला और नुकसानदायक व्यवहार है। इस क्षेत्र में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं अब राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर लद्दाख में चीन के निर्माण पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले महीने ये सामने आया कि चीनी पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और रिहायशी इलाकों जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित करता रहा है और चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे वियतनाम और जापान के साथ समुद्री सीमा विवाद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। वोटिंग से पहले बदल गया माहौल, बसपा और बीजेपी को झटका, सुभाष चंद्रा की बढ़ गई मुश्किलें। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान में सियासी पहिया अब तेजी से घूमने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी अपनी पार्टियों की बाड़ाबंदी में बंद हैं और इस बीच बसपा विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है और इससे बसपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल को 5 साल पुराने मारपीट के मामले में राजस्थान पुलिस ने दूसरी बार नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 बजे कोटा के महावीर नगर थाने में पेश होने को कहा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर से जयपुर शिफ्ट करेगी। ताज़ा हालात से बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की
परेशानियां बढ़ गई हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का दंगल अब रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में हलचल तेज हो गई है। किलेबंदी को और मजबूत किया जा रहा है और इस बीच हाईकोर्ट ने बसपा को तगड़ा झटका देते हुए उसकी पार्टी के विधायकों के दल बदल से जुड़े मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के प्रार्थना पत्र को राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से स्वीकार करने से मना कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिजेक्शन काफी नहीं, यूएस को फर्क बताने की जरूरत। मोदी सरकार को बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत, यूजर भी करने लगे सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नुपुर शर्मा केस में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को अब पर्यावरण को लेकर खड़ी खड़ी सुना दी है। स्वामी ने एक अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसे रिजेक्ट करना ही काफी नहीं है, अमेरिका को अंतर बताने की भी जरूरत है। दरअसल अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की जाने वाली पर्यावरण सूचकांक में भारत को 180 देशों की लिस्ट में लास्ट का स्थान मिला है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि जिन मापदंडों के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई वो अवैज्ञानिक मापदंड हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी का कहना है कि सिर्फ रिपोर्ट को ही रिजेक्ट नहीं किया जाए बल्कि भारत अपनी एक रिपोर्ट जारी करे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रिजेक्शन पर्याप्त नहीं है, भारत को अमेरिकी सूचकांक से हमारे सूचकांक में अंतर से अवगत कराने की आवश्यकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लाख टके का सवाल, कौन बनेगा अगला राष्ट्रपति? सोशल मीडिया पर छाया ये नाम। जी हाँ दोस्तों, देश को नया राष्ट्रपति 21 जुलाई को मिल जाएगा। 24 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होगा। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा और विपक्ष किस चेहरे पर दांव खेलेगी। हालांकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भारी माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से बात की जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, जगदीश मुखी, अनुसुईया उइके और इसी के साथ आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम पर चर्चा चल रही है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की संभावना मजबूत बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश से आने वाले वेंकैया नायडू पहली बार 1983 में विधायक बने थे। उसके बाद 1998 में पार्टी ने उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा का सदस्य बनाया। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने और 2017 से देश के उपराष्ट्रपति हैं। बीजेपी की ओर से दूसरे मजबूत प्रत्याशी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो सकते हैं। वो विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों के मुखर समर्थक रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने चौंकाया। बीजेपी को हराने के लिए महाविकास अघाड़ी को वोट देने की कर दी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की 57 में से 16 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की सीटें शामिल हैं। और इस बीच चौंकाने वाली बात महाराष्ट्र से सामने आ रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने की घोषणा की है। AIMIM महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमारी पार्टी महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला कर रही है। AIMIM ने महाराष्ट्र के 2 विधायकों को कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। लोग करते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई और न ही जनता से, राहुल गांधी का भाजपा पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई है और न ही जनता से। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा कि वफादारी और अदाकारी में फर्क है। मोदी सरकार ने न तो देश से वफादारी निभाई न ही जनता से। मैं बात कर रहा हूँ महंगाई की। अगर आपको लग रहा है कि महंगाई आगे चलकर कम हो जाएगी तो आप गलतफहमी में हैं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के नए प्रहार के लिए तैयार हो जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 4.9% हो गया है। RBI के अनुसार 2022-23 में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने आम जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि अब लोगों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
होम, ऑटो, पर्सनल लोन और मासिक किस्त महंगी होंगी। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मध्य वर्गीय और नौकरी पेशा लोगों कहां जाएं और अपना परिवार कैसे पालें। इसी के साथ दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कानपुर से जुड़ी आ रही है। कानपुर में धारा 144 लागू, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख औद्योगिक नगरी कानपुर को जुमे की नमाज के बाद झुलसाने की साजिश के बाद गृह विभाग अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कानपुर में गुरुवार शाम से धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान पुलिस की टीमें हाई अलर्ट पर भी रहेंगी। कानपुर में 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उपद्रव तथा हिंसा के बाद शहर को दंगों की आग में झोंकने के प्रयास में असफल लोगों पर नियंत्रण करने के क्रम में शुक्रवार यानी 10 जून को पुलिस ने धारा 144 लागू लगाने का फैसला किया है और शहर में आगामी त्योहार को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है और इस दौरान शहर में सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। जेपीसी आनंद प्रकाश तिवारी ने इसका आदेश जारी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस की एफआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट करने के आरोप में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि सोशल मीडिया पर जारी बयानों का अध्ययन करने के बाद उक्त प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे प्राथमिकी का एक अंश मिला है। ये पहली प्राथमिकी है जो मैंने देखी है और इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि मेरा अपराध क्या है। एक हत्या के बारे में ऐसी प्राथमिकी की कल्पना करें जहां पुलिस हथियार का उल्लेख नहीं करती है। मुझे नहीं पता कि मेरा किस विशिष्ट टिप्पणी ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1450 सीटें खाली रहने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा ये डॉक्टर के भविष्य के साथ है खिलवाड़। जी हां दोस्तों, नीट PG 2021 की काउंसलिंग के सभी राउंड खत्म होने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में इस साल करीब 1450 सीटें खाली हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने इसे डॉक्टर्स के भविष्य और उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ बताया है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार और MCC से पूछा है कि सीटें खाली रखने से आपको क्या मिलेगा। जस्टिस MR शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान देश में चिकित्सा पेशेवरों की कमी होने के बावजूद इस साल 1450 स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों के खाली होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र से कहा कि आप डॉक्टरों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और MCC को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि अतिरिक्त मॉप अप काउंसलिंग राउंड आयोजित करके इन सीटों को क्यों नहीं भरा गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। नुपुर शर्मा के बयान से आग बबूला हुई ममता बनर्जी, बोली तुरंत गिरफ्तार करो इसे। जी हां दोस्तों, भाजपा की निलंबित नेता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। ममता ने सिलसिलेवार ढंग से 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं कुछ विनाशकारी भाजपा नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा करती हूं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल हिंसा फैल गई बल्कि देश के ताने बाने का विभाजन भी हुआ है, जिससे शांति और सौहार्द बिगड़ा हुआ है। और अन्य ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा कि मेरी मांग है कि भाजपा के आरोपी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि देश की एकता भंग ना हो और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े। साथ ही मैं सभी जातियों, पंथों, धर्मों और समुदायों के अपने सभी भाइयों और बहनों से आम लोगों के व्यापक हित में शांति बनाए रखने की अपील करती हूं और हम इस उकसावे की कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हां दोस्तों, AIMIM अब उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। दरअसल पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि इनकी पार्टी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा नगर पालिका समेत मध्य प्रदेश के 7 नगर पालिकाओं में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी।
दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कर दिया है और इस चुनाव में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि एमपी के निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और इसके लिए 6 जुलाई और 13 जुलाई को मतदान किया जाएगा। पहले फेज के चुनाव का रिजल्ट 17 तो वहीं दूसरे फेज की चुनाव का नतीजा 18 जुलाई को घोषित किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रणदीप सुरजेवाला का केंद्र सरकार पर हमला, कहा किसानों का सिर्फ दर्द 100 गुना किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता और राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों की आय को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने बिना नाम लिए कहा कि फसल की दर तो अनाउंस कर देते हैं लेकिन फसल की खरीद नहीं करते। किसान की आय 27 रुपये प्रतिदिन है और ये लोग उसकी आय को दुगनी करने की बात कहते थे। एमएसपी पर पीएम और बीजेपी माफ़ी मांगे और कहें कि C2+ 50% का उनका वादा एक छलावा था। इसी के साथ सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान और मजदूर वर्ग के साथ मोदी सरकार ने धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आमदनी दोगुनी हुई लेकिन दर्द 100 गुना कर दिया। मोदी सरकार चोर दरवाजे से एमएसपी को कमज़ोर कर खत्म करना चाहती है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया था, मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए समर्थन मूल्य के धोखे का पर्दाफाश। एक बार फिर मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के 2022-23 के समर्थन मूल्य घोषित करने में देश के किसानों से घोर विश्वासघात किया है। किसान की आमदनी बढ़ना तो दूर, किसान का दर्द 100 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के खिलाफ फूटा गुस्सा, फिरोजाबाद में सड़क पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिरोजाबाद में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज मुस्लिम समाज की महिलाओं ने बृहस्पतिवार को जुलूस निकाला। ये सभी महिलाएं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। जटापुरी चौराहे से हाथों में तख्ती लेकर जैसे ही महिलाएं थाना रसूलपुर के समीप पहुंची, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। सीओ ने ज्ञापन लेकर महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेजा और इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने का निर्णय लिया है। मुख्य मस्जिदों के लिए मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं और उधर एसएसपी आशीष तिवारी को भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ज्ञापन सौंपा है। एसपी ने बताया कि गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, बाहर से फोर्स भी मंगवाई गई है। महिलाओं का कहना था कि पैगंबर के शान में गुस्ताखी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। मोहम्मद पैगंबर पर की टिप्पणी के मुद्दे पर गहलोत ने बीजेपी को घेरा, बोले इनकी वजह से देश में माहौल हो रहा है खराब। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जादुई आंकड़े तक पहुंचती दिखाई दे रही है। बीटीपी के साथ कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायकों के बाड़ेबंदी में पहुंचने से कांग्रेस आलाकमान संतुष्ट दिखाई दे रहा है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को जयपुर रवाना होने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत की। साथ ही इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की ओर से विधायकों के तोड़ने की हरकत लोकतंत्र के लिए खतरा है। गहलोत ने स्पष्ट किया कि जब सरकार पर संकट था तब ये सभी विधायक उनके साथ खड़े थे, ऐसे में अब वो ये विधायक कांग्रेस का कैसे साथ छोड़ सकते हैं। अब तक राज्यसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने विधायकों की संख्या के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन भाजपा के विधायकों की संख्या कम होने के बाद इसके बावजूद भाजपा ने चुनाव मैदान में 2 प्रत्याशी को उतारा है। हालांकि एक को बाहर से समर्थन दिया है, लेकिन सुभाष चंद्रा जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों की ओर से उनके पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद नतीजे क्या होंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमारे पीछे लगी है पीएम मोदी की सारी एजेंसियां, अरविंद केजरीवाल का मोदी पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी नेताओं ने मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी के छापे और बरामदगी पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन के घर से बरामदगी की रकम को लेकर प्रेस वार्ता भी की और दावा किया कि सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमारे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी एजेंसियां पड़ी हैं, पर भगवान हमारे साथ हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ
आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आपके पास सारी एजेंसी की ताकत है पर भगवान हमारे साथ है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने भी ट्वीट किया कि भाजपा ने झूठ और बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सत्येंद्र जैन के घर पर सिर्फ 2,79,000 रुपए मिले हैं। ईडी ने घंटों तक तलाशी की पर एक सबूत नहीं मिला और अब किसी को भी सत्येंद्र जैन का करीबी बताकर भाजपा उन पर झूठे आरोप लगा रही है। भाजपा वाले अब और कितना गिर सकते हैं, ये सवाल बना हुआ है। आप प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड पूरी तरह से फेल रही। महज 2,79,000 रुपए मिले और अकाउंट पैसा होने की वजह से ईडी ने इसको सीज भी नहीं किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज सिंह चौहान को टेंशन देगी उमा भारती, बोली उड़ता एमपी ना बन जाए, शुरू करूंगी अभियान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के उड़ता मध्य प्रदेश न बन जाने की आशा है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा है कि वो फिर से शराबबंदी को लेकर अपना जागरूकता अभियान शुरू कर रही हैं और उनके इस ऐलान को शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए चिंता की वजह माना जा रहा है। उमा भारती भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और ऐसे में उनके इस ऐलान को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उमा भारती ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि करीब 1.25 महीने पहले उनकी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शराबबंदी को लेकर बात हुई और इसके बाद उनकी दिल्ली में पार्टी संगठन के वरिष्ठतम नेतृत्व से इस विषय पर बात हुई। प्रदेश पार्टी संगठन के वरिष्ठ प्रभारियों ने भी इसी संबंध में बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि सभी बैठकों में सब शराब के खिलाफ एक मत थे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।